ये अपनी एंशियंट हिस्ट्री की क्लास नंबर 8 हो रही है साहब। इससे पहले अपन लोग ये क्लास नंबर 7 में ऋग्वैदिक काल स्वाहा कर चुके हैं। अपन क्लास नंबर 8 में वेलकम है सभी लोगों का। और आज अपन कथा शुरू करेंगे साहब उत्तर वैदिक काल की। मुबारक हो तुमको, उत्तर वैदिक काल आ गया साहब। 1000 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक के लिए ये उत्तर वैदिक काल जाना जाता है। ये याद रखना यार, ये ईसा पूर्व है भैया मेरे, ठीक है? नहीं तो ईस्वी घुसड़ दो ठीक है। ईसा पूर्व में अलग होता है, ये बीसी होती है जी, बीसी। बीसी वो गाली वाली बीसी नहीं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है? नहीं तुम्हारा दिमाग देख के बीसी एमसी करने लगो तुम हाल 2 मिनट में, खुरापाती लोग हो तुम सबके साथ, है कि नहीं? तो इसमें जो है उत्तर वैदिक काल में जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसका जो अध्ययन का स्रोत है, कि उत्तर वैदिक के काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, अध्ययन के सोर्स क्या है साहब। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इससे पहले जो अपन ने ये कथा पढ़ी थी वो पूरी कथा थी ऋग्वैदिक काल की, और ये जो कथा है उत्तर वैदिक काल वाली वो ऋग्वेद के आगे की है। तो इसके सोर्स क्या हो जाएंगे? ऋग्वेद के आगे वाले वेद, जैसे यजुर्वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा और अथर्ववेद। ये जो सोर्स हो जाएंगे वो उत्तर वैदिक काल के हो जाएंगे। उत्तर वैदिक काल का मतलब होता है ऋग्वेद के बाद का काल। तो ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बने थे। तो ये आपने समझ लिया साहब, ठीक है? अब अपन मेन इसमें जो चीज़ शुरू होगी वो होगी उत्तर वैदिक काल के जो सामाजिक स्थिति रही वो क्या रही। इससे पहले अपन ऋग्वैदिक काल की चीज़ें समझ चुके हैं, अब उत्तर वैदिक काल समझेंगे, हर एक चीज़, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ताकि आपका प्री भी देखो, इसमें आप प्री में भी सवाल आते हैं ऐसे, और मेंस में भी अगर पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति पर कुछ टिप्पणी करो तो कर सकते हो आप। बस, तो उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी, ठीक है, इस वाले में उत्तर वैदिक में, कहाँ गया, इस वाले उत्तर वैदिक में, वो पूरा का पूरा सिस्टम वर्णाश्रम पे आधारित हो गया था। वर्णाश्रम समझते हो? जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि साहब 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, ये सब समझाया था। तो ये व्यवस्था जो है वो उत्तर वैदिक काल में भी चल रही थी, लेकिन वो थोड़ी टाइट हो गई, कठोर हो गई। मतलब ऋग वैदिक काल में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी थी, जाति प्रथा का, जात पात का इतना टेंशन नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये व्यवस्था थोड़ी कठोर हो गई, और इसमें थोड़ा टेंशन होने लगा कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, मतलब थोड़ा छुआछूत वाला सिस्टम, ऊंच नीच वाला सिस्टम थोड़ा टाइट हो गया, कठोर हो गया। तो अपन लिख लेते हैं साहब, ठीक है? लिखो, सामाजिक व्यवस्था का आधार, सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण, वर्णाश्रम, वर्णाश्रम व्यवस्था था, वर्णाश्रम व्यवस्था ही था। वर्णाश्रम व्यवस्था ही मतलब ये इससे पहले भी था, इसलिए ही वर्ड लगा दो इसमें। वर्णाश्रम व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में, लेकिन वर्ण व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी, में कठोरता आने लगी थी, कठोरता आने लगी थी। इसका मतलब ये हो गया कि कठोर हो गया सिस्टम। अच्छा, एक चीज़ इसमें और चेंज हुई। पहले क्या था कि जैसे मान लो पहले जो वैश्य लोग हैं या पहले जो क्षत्रिय लोग हैं, तो वैदिक काल में वो लोग क्षत्रिय थे जो काम करते थे, कर्म के आधार पर था कि जैसे कोई तलवारबाजी कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, तो वो क्षत्रिय हो जाएगा। कोई व्यापार कर रहा है, बनिया है साहब, तो वो वैश्य हो जाएगा। कोई यज्ञ वगैरह कर रहा है, पंडित जी टाइप का काम कर रहा है, तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। ये सब कुछ पहले कर्म के आधार पर था, ठीक है? लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, जब उत्तर वैदिक काल आया तो ये सारी चीज़ें जन्म के आधार पर होने लगीं, कि अगर पंडित जी के घर में बेटा या बेटी हुई है तो वो पंडित ही बनेगा, अगर किसी व्यापारी के घर में बेटा बेटी हुई है तो वो व्यापारी ही बनेगा, अगर किसी शूद्र के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो शूद्र ही बनेगा। यानी सारी चीज़ें अब जन्म पर आधारित होने लगी, पहले जबकि वो कर्म पर थी, कि जो जैसा काम करेगा वो उस कम्युनिटी में आएगा। ये सब कुछ पहले कर्म पर था, लेकिन अब वो सब चीज़ें जन्म पर आधारित होने लगी। तो ये थोड़ा परिवर्तन भी आ गया, ठीक है? तो ये बात भी आपने समझ ली। अब इस बात को अपन लिख लेते हैं साहब। लिखो साहब अगला, यहीं पे इसी में लिख लो, साथ में लिखो, वर्णों का आधार, वर्णों का आधार, वर्णों का आधार
कर्म पर आधारित ना होकर, कर्म पर आधारित ना होकर, मैं साथ में लिखता हूँ इसीलिए ताकि आप नोट्स बना सको। कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित, जाति, जाति मतलब जो एक बार जन्म हो गया तो हो गया, वो उसी जाति करेगा, जाति पर आधारित होने लगा, जाति पर आधारित होने लगा। अब जैसे मैं हूँ जैन धर्म में जन्म गया, तो अब मैं जैनी वाले कुल का कहलाऊंगा। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि क्या होता था, ऋग्वैदिक में अगर कोई व्यक्ति मान लो जैन धर्म में पैदा हुआ लेकिन वो काम जो है तलवारबाजी का कर रहा है, तो वो क्षत्रिय में गिना जाता था पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उत्तर वैदिक काल में चीज़ें बदल गई और वही चीज़ें अब आज भी चलती चली आ रही हैं। जो जिस जाति में पैदा हुआ उसी में ही माना जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपने समझ ली। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो जिसमें जन्म ले रहा है वही काम करेगा। तो क्या हुआ, व्यवसाय जो है, बिजनेस जो है वो आनुवांशिक होने लगे कि साहब तलवारबाजी करने वालों का बच्चा तलवारबाजी ही करेगा, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय हो गया। तो मतलब व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे, व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे। क्लियर है, आनुवांशिक का मतलब जो जिसके घर में जो काम होता है वही काम है उसकी आगे की पीढ़ी में भी होगा। ये भी आपने समझ लिया साहब। ओके, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, आपको एक वर्ड है द्विज, द्विज वर्ड सुना होगा आपने, द्विज। द्विज मतलब एक अच्छा शब्द होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। और ये तीन जो स्टार्टिंग के तीन वर्ड हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, इन तीनों के लिए द्विज वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो द्विज में कौन शामिल हो गए, ब्राह्मण शामिल हो गए, क्षत्रिय शामिल हो गए और शूद्र शामिल, वैश्य शामिल हो गए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कौन सा वर्ड द्विज में शामिल नहीं है, तो शूद्र इसमें शामिल नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विज में शामिल हो गए साहब। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। आपने एक संस्कार सुना होगा, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का मतलब होता है एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड। जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो उसका एक संस्कार किया जाता है कि साहब वो अच्छी शिक्षा ले लेगा, वो उसके लिए पहले उपनयन संस्कार किया जाता था पुराने ज़माने में। तो उपनयन संस्कार के लिए इन्हीं तीनों का ही उपनयन संस्कार हो सकता था, शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं हो सकता था। ठीक है, ये बात भी समझ ली। अब लिख लेते हैं अपन इस चीज़ को कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उपनयन संस्कार हो सकता था, का उपनयन संस्कार हो सकता था, संस्कार हो सकता था, परंतु शूद्र का नहीं, परंतु शूद्र का नहीं। क्लियर है, स्टेटमेंट में भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इतनी डेप्थ में पढ़ रहे हो कि कर दोगे साहब। ठीक है, आगे देखते हैं अपन लोग। उपनयन संस्कार भी देख लिया अपन ने। एक चीज़ और है, क्या चीज़ है साहब, वो है साहब टैक्स, कर। कर मतलब टैक्स होता है ना, टैक्स। टैक्स कौन देता था, तो टैक्स ना सिर्फ और सिर्फ वैश्य लोग देते थे, बनिया लोग, मतलब बनिया ही लोग बिजनेस करते थे। तो सिर्फ और सिर्फ जो है वैश्य लोग ही कर देते थे, सिर्फ वैश्य ही कर देते थे, सिर्फ वैश्य ही कर देते थे। ये बात भी आपने समझ ली। इसका मतलब है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये लोग टैक्स नहीं देते थे क्योंकि ये थोड़ा अपर कास्ट में माने जाते थे, और वैश्य जो है बीच में फंस जाते थे, इनको टैक्स देना पड़ता था। और शूद्र तो इस हालत में थे ही नहीं कि वो बेचारे टैक्स दे पाएँ, इनकी सबसे बुरी हालत थी, गंभीर हालत थी। तो ये आपने समझ लिया। ओके, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय तो वैश्य के द्वारा दिए जाने वाले टैक्स के बेसिस पे अपना काम करते थे आराम से, उन्हीं से राजस्व पर, उसी रेवेन्यू पे जीते थे ज़िंदगी। शूद्र जो है, शूद्र, इनकी तो हालत ही इतनी गंभीर थी कि बेचारे करते ही क्या वो। ये भी आपने समझ लिया। और देखो क्या समझते हैं कि यज्ञ है ना, यज्ञ, जो पहले यज्ञ होते थे वो अभी भी हो रहे थे, लेकिन अब यज्ञों का महत्व तो बढ़ गया, यज्ञों का वैल्यू बढ़ गई, यज्ञों का महत्व तो बढ़ा। और जब यज्ञों की वैल्यू बढ़ जाएगी, यज्ञ ज़्यादा होने लगेंगे, तो ब्राह्मणों की वैल्यू, जो ब्राह्मण हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? सीधी सीधी बात है, जब यज्ञ कौन करेगा, ब्राह्मण करेगा। तो जब यज्ञों का महत्व बढ़ेगा तो ब्राह्मणों की तो वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी।
भैया यज्ञ करेगा ही कौन, ब्राह्मण करेगा, तो भाई पूछ तो बढ़ी जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो यज्ञों का महत्व बढ़ा, इसलिए ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई, इसलिए ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। क्लियर है। अगर कोई इस तरीके से बात आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए कि यज्ञों के महत्व में घटा, मतलब यज्ञों का महत्व घटा, तो गलत हो जाएगा ये वाली बात। यज्ञों का महत्व बढ़ा था, बढ़ा था, इसीलिए ब्राह्मणों की शक्ति भी बढ़ गई थी। ये बात भी आपने समझ ली भैया। ओके। और देखो साहब, एक आपने ग्रंथ का नाम सुना होगा, उस ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये आपने खूब सुना होगा। इस ग्रंथ है एक, इसका नाम सुना होगा। इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो 4 वर्ण हैं, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सूर्य, शूद्र, ये 4 जो वर्ण है ना, इन्हीं 4 वर्णों के कर्तव्यों का भी वर्णन मिलता है, ड्यूटीज़ का, कर्तव्यों का। ठीक है, तो चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन, कर्तव्यों का वर्णन किसमें मिलता है? चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में मिलता है। समझ लिया। अब देखो स्त्रियों की बात कर रहे हैं, स्त्री की स्थिति में क्या हुआ। ठीक है, तो जो स्त्री थी, स्त्री की स्थितियों में यानी पोजीशन में गिरावट आ गई। स्त्री मतलब औरतों की जो दशा थी वो थोड़ी सी गंभीर हो गई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। धीरे धीरे फिर गिरावट ही आती चली गई, जैसे जैसे आगे बढ़े लोग, लड़कियों की जो वैल्यू थी वो बहुत कम कर दी समाज में। अब तब भी चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही हैं। मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ दोस्तों, मैं मतलब खुद बहुत प्रयास करता हूँ कि लड़कियाँ आगे बढ़ें। मेरी आप मतलब मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं करना चाह रहा, मैं आपको, मेरी अगर आप रील्स देखते होंगे, शॉर्ट्स मेरे देखते होंगे, उसमें 80% शॉर्ट्स में मैं प्रयास करता हूँ कि समाज में एक आईना दिखे, कि लड़कियों की स्थिति को थोड़ा सा बढ़ावा मिले। हम अपने पूरे स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने ऑफिस में भी यही प्रयास करता हूँ, अपनी सोसाइटी में, अपने परिवार में भी, कि जो लड़कियां हैं वो आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में, पढ़ाई लिखाई करें, सारे काम करें, क्योंकि लड़कियों का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर लड़कियां आगे नहीं बढ़ी तो आगे आने वाले टाइम में लड़कियों की स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी कि उन्हें, मतलब मैं समझा नहीं सकता आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़कियों ने अपनी पोजीशन नहीं आगे बढ़ाई तो वो दबती हुई रह जाएंगी, बहुत दबी कुचली अपने आप को महसूस करेंगी। क्योंकि अगर आदमी अपनी नौकरी करता है और पैसे कमाता है, आदमी अपने पैसे कमाता है, नौकरी करता है, तो फिर स्त्री जो होती है, उसके घर की जो पत्नी होती है, वो उसके, मतलब उसी के पैसों पे ही अपनी ज़िंदगी जीती है। और जो आदमी है वो इतने पैसे नहीं कमा पाए कि अपने परिवार को अच्छे से रखे, तो स्त्रियों की मन की बातें दब के रह जाती हैं। मेन बात ये है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लड़कियाँ आगे बढ़ें। खैर चलो, ये मेरी पर्सनल सोच है, मतलब जिसकी जैसी इच्छा साहब, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं साहब अपन लोग, आगे एक चीज़ और समझते हैं। जो स्त्रियों की दशा में तो गिरावट आ गई, और देखो स्त्रियों के संग क्या क्या बुरा हुआ। तो जो संपत्ति का अधिकार था, जो पापा की संपत्ति होती थी, बच्चों के पापा होंगे, जैसे हमारे पापा थे, हमारी बहन अगर हो तो उनके पापा सब सीमित हो जाएंगे। तो जो संपत्ति मिलती थी बाप की, वो सिर्फ लड़कों को मिलती थी, लड़कियों को नहीं मिल रही थी। ये आप उत्तर वैदिक काल में देख रहे हो कि लड़कियों की स्थिति में आ रही है गिरावट, यानी पैतृक संपत्ति में इनका अधिकार खत्म हो गया। पहले जबकि ऐसा नहीं था, ऋग्वैदिक काल में पैतृक संपत्ति में अधिकार था, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल आते आते पैतृक संपत्ति में अधिकार छिन गया इनका, पैतृक संपत्ति में अधिकार खत्म हो गया लड़कियों का। और देखो क्या बुरा बुरा हुआ इनके संग। आपने एक सभा समिति नाम की वो संस्थाएं मैंने समझाई थी, कि सभा और समिति और ये संस्थाएं थी, तो सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया, स्त्रियों का प्रवेश वर्जित, यानी बहुत बुरा हो रहा है साहब। ठीक है, यानी लड़कियों की स्थिति खराब हो गई, पापा की संपत्ति में इनका कोई अधिकार नहीं रहा, सभा नाम की जो संस्था थी उसमें भी स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। आपने शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का नाम सुना, इसमें चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन है। इसी वर्ण में, इसी ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ विदुषी महिलाओं का भी जिक्र है। मतलब कुछ ऐसी औरतें थीं जो इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी पढ़ लिख गईं अपने दम पे, उन्होंने विरोध किया,
कि नहीं, हम आप हमारी स्थिति में कितनी भी गिरावट ले आओ, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, आप में दम हो तो रोक के दिखाओ। तो ऐसी कुछ महिलाएं हुई हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे गार्गी नाम की एक महिला हुई जिन्होंने अपने आप को विद्वान बना लिया पढ़ लिख के। ऐसे ही गंधर्व नाम की एक महिला हुई हैं, गार्गी हैं, गंधर्व हैं। ऐसे ही आपकी एक मैत्रेयी नाम की भी, मैत्रेयी, ये भी विदुषी महिला हैं उत्तर वैदिक काल की। ऐसे ही वेदवती भी हैं, वेदवती, ये भी एक महिला है जो उत्तर वैदिक काल में पढ़ लिख गई। और एक और है जिनका नाम है ग्रहीता। ये ऐसी कुछ 4-5 महिलाएं थीं, गार्गी, गंधर्व, मैत्रेयी, वेदवती और ग्रहीता, जो विदुषी महिलाएं हैं जिनका जिक्र शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में हुआ है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही इन विदुषी महिलाओं का जिक्र है और ये भी जिक्र है कि चारों वर्णों का कर्तव्य क्या क्या होना चाहिए। ठीक है साहब, ये भी आपने समझ लिया। ओके, आगे थोड़ा सा और समझते हैं अपन लोग इसी के बारे में। ऐसे ही एक ग्रंथ हुआ है दोस्तों, उसका नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति, ये एक ग्रंथ हुआ है बहुत फेमस। इसी याज्ञवल्क्य स्मृति में ये जानकारी दी गई है महिलाओं की संपत्ति से संबंधित, यानी महिलाओं की संपत्ति से संबंधित जो जानकारी मिलती है वो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलती है। ठीक है, महिलाओं की संपत्ति से संबंधित जानकारी, महिलाओं की संपत्ति का जो अधिकार होता है, महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी, अधिकार के संबंध में जानकारी। समझ पा रहे हो? जो महिलाएं हैं उस पर संपत्ति का क्या अधिकार होगा, इसके बारे में जो कथा लिखी हुई है वो याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखी हुई है। इस याज्ञवल्क्य स्मृति की दो छोटे छोटे टॉपिक भी हैं, दो टीका कहते हैं जिसको, इस पर 2 टीकाएँ लिखी हुई हैं। ठीक है, 2 टीकाएँ का मतलब समझ गए आप। इसके बेसिस पर 2 टीकाएँ लिख दी, यानी कि इसके थोड़े छोटे छोटे पार्ट बना दिए गए। ठीक है, 2 किताबें और लिखी गई। एक का नाम है मिताक्षरा और एक का नाम तो मिताक्षरा हो गया, और एक का नाम है दायभाग। यानी दायभाग और मिताक्षरा 2 किताबें हो गई जो याज्ञवल्क्य स्मृति की 2 टीकाएँ हैं इसकी। ठीक है, मिताक्षरा किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है, और दायभाग किसने लिखी है, ये मैं बताता हूँ। मिताक्षरा के जो लेखक हैं उनका नाम है विज्ञानेश्वर। क्या नाम है? विज्ञानेश्वर। ठीक है, और जो दायभाग हैं, ऐसे कर देते हैं, और जो दायभाग हैं उसके जो राइटर हैं, उनका राइटर का नाम है जिमूत वाहन। क्या नाम है? जिमूत वाहन। ये कभी कभी इस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं किताबों के लिए। तो मिताक्षरा के राइटर कौन हो जाएंगे? विज्ञानेश्वर। दायभाग के राइटर कौन हो जाएंगे? जिमूत वाहन। और ये मिताक्षरा और दायभाग किससे रिलेटेड हो जाएंगी? संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड किताबें हो जाएंगी। याज्ञवल्क्य स्मृति की ये 2 टीकाएँ हो गई। ठीक है साहब। अब देखो मिताक्षरा में क्या लिखा है और दायभाग में क्या लिखा है, इन दोनों किताबों में अंतर क्या है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिताक्षरा किताब में ये लिखा है, जैसे अगर कोई बेटा जन्मा, पुत्र जन्मा, देखो ये महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंधित जानकारी याज्ञवल्क्य में मिलती है, लेकिन ये जो टीकाएँ हैं उसमें पुत्र पुत्री सबके बारे में लिखा हुआ है। तो मैं आपको बेसिकली जो इन दोनों में अंतर है वो बता रहा हूँ। मान लो बेटा जन्मा, आज हमारे घर में बेटा जन्म गया, पुत्र हुआ, हमारे यहाँ पे बेटे का जन्म हुआ। तो मिताक्षरा किताब कह रही है कि जिस दिन बेटे का जन्म हुआ है उसी दिन से बाप की प्रॉपर्टी में उस बेटे का अधिकार है। ये जन्म से ही अधिकार हो गया बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का। ये सारी बात लिखी हुई है मिताक्षरा में। लेकिन जिमूत वाहन की जो दायभाग किताब है, इसमें ये लिखा है कि जब तक बाप की मौत नहीं हो जाएगी, जिस दिन बाप की मौत होगी उस दिन, उसके बाद बेटे का, उसके बाद उसके पुत्र की संपत्ति उसके बाप को, बड़े उल्टा बोल गया, मतलब समझो यार, एक सेकंड, देखो मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ। दायभाग में ये लिखा है कि जिस दिन बाप की मौत होगी तब कहीं जाकर बेटे को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, मौत वाले दिन। लेकिन मिताक्षरा में लिखा है
कि बेटे का जिस दिन जन्म हो जाएगा उसी दिन से ही मिताक्षरा के अनुसार बाप की प्रॉपर्टी में बेटे को हिस्सा मिलेगा। ठीक है, यानी बेटा जब जन्म गया, बेटे का जन्म हो गया, उसी दिन से ही प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है मिताक्षरा के अनुसार। लेकिन दायभाग के अनुसार है कि बेटे का जन्म हो गया उससे मैटर ही नहीं है, लेकिन जब तक बाप जिंदा है तब तक प्रॉपर्टी में किसी का हिस्सा नहीं है क्योंकि बाप जिंदा है। ठीक है, ये अंतर है। तो दोनों अपन लिख लेते हैं साहब। मिताक्षरा के अनुसार क्या है, पुत्र के जन्म से ही, पुत्र के जन्म से ही, पुत्र के जन्म से ही पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार, पिता की संपत्ति पर, पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार। क्लियर है, ये आपने समझ लिया। ये मिताक्षरा के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन दायभाग के अकॉर्डिंग क्या है, दायभाग के अकॉर्डिंग ये है कि पिता की मृत्यु के उपरांत ही, पिता की मृत्यु के बाद ही, मृत्यु के बाद ही पुत्र का संपत्ति पर अधिकार। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र का संपत्ति पर अधिकार। क्लियर, समझ लिया आपने? दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि जब तक बाप जिंदा है भैया तब तक जिमूत वाहन की दायभाग की जो किताब है उसके हिसाब से जब तक बाप जिंदा है तब तक बेटे को उसकी प्रॉपर्टी में कुछ नहीं घंटा मिलेगा। लेकिन मिताक्षरा के अनुसार ये कह रही है कि जैसे ही बेटे का जन्म हुआ उसी दिन से ही पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार है बच्चे का। ये दोनों के दोनों आपने समझ लिए। इंडिया में जो कानून लागू है, इंडिया में जो अप्लाई किया गया वो यही वाला किया गया है, मिताक्षरा वाला, कि जिस दिन से बच्चे का जन्म हुआ है उसी दिन से ही बच्चे का प्रॉपर्टी में अधिकार माना जाता है। तो ये मिताक्षरा के ही अनुसार है, तो इसलिए यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि यह है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का आधार है। 1956 का आधार है, आधार मतलब बेस। इसी ग्रंथ को बेस मानकर हिंदुस्तान में ये लॉ लेके आए थे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। क्लियर हो गया? ये पूरा आपने सामाजिक स्थिति भी देख ली अभी तक कि ये सारी चीज़ें देखी गई हैं कि साहब वर्णाश्रम व्यवस्था है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आ गई। वर्णों का आधार कर्म पर हो गया, वो कर्म पर ना होकर जाति पर आधारित होने लग गया। व्यवसाय जो है वो आनुवांशिक होने लग गए। द्विज का मतलब है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसमें शूद्र शामिल नहीं है। इसी प्रकार उपनयन संस्कार में भी शूद्र को कोई उपनयन संस्कार का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। टैक्स कौन देगा? सिर्फ वैश्य लोग ही टैक्स देंगे। यज्ञों की वैल्यू बढ़ गई, इसलिए ब्राह्मणों का पावर बढ़ गया। शतपथ ब्राह्मण में ही चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन है, और इसी में कुछ महिलाओं का जिक्र किया गया जो पढ़ी लिखी थी, जैसे गार्गी, गंधर्व, मैत्री, वेदवती और ग्रहीता नाम की जो महिलाएं हैं। स्त्रियों की जो दशा थी उसमें गिरावट आई। पैतृक संपत्ति में अधिकार खत्म हो गया साहब। सभा जो थी उसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। याज्ञवल्क्य की स्मृति थी, उस पर 2 टीकाएँ लिखी गई, एक मिताक्षरा नाम की, एक दायभाग नाम की। महिलाओं का संपत्ति से अधिकार के संबंध में जो जानकारी मिलती है वो याज्ञवल्क्य की स्मृति से मिलती है। मिताक्षरा के राइटर विज्ञानेश्वर हैं, जबकि दायभाग के राइटर जिमूत वाहन है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी जिसमें बताया गया कि बेटे के जन्म से ही पिता की संपत्ति पर अधिकार है, और इसी के बेस पे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया गया। जिमूत वाहन की दायभाग में लिखा गया कि पिता की मौत के बाद ही संपत्ति मिलेगी, इससे पहले नहीं मिल सकती। ओके, अब अपन उत्तर वैदिक काल की राजनैतिक स्थिति के बारे में समझते हैं साहब। राजनैतिक स्थिति। और बताओ साहब, आधा घंटे के आसपास हो गया, बोर हो गए हैं। थोड़ी देर बाद सोचते होगे प्लीज़ मुझे हंसा दो, प्लीज़ मुझे हंसा दो ना, मैं पढ़ के बोर हो रहा हूँ, बोर हो रही हूँ पढ़ के साहब। इन्हीं तुम्हारी खोपड़ी में गलत चलती होगी, समय भैया क्लास है, बीच में गाना बजेगा, गाना है। अब तो आदत सी हो गई है ना, कहते हैं ना, अब तो आदत सी है मुझे जीने में ससुर। दिमाग देखो एकदम, लड़कियों का थोड़ा ज़्यादा हाई रहता है कि प्लीज़ थोड़ा सा स्माइल करा दीजिए, प्लीज़ स्माइल करा दीजिए। मेरी हो गई है तबीयत ख़राब,
मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी वॉइस में भी थोड़ा सा आप हो सकता है रिकॉर्डिंग में वॉइस में थोड़ा चेंज नहीं आता। मेरी आवाज़ मतलब जुकाम वुकाम हो गया है तो यार सर्वर में बड़ा दर्द हो रहा है, मन अंदर से ना कहते हैं ना दिल से बुरा लगता है साहब, वैसी तबीयत खराब हो गई है। इसलिए राजनीतिक स्थिति देख लो, क्योंकि तुम्हें अपनी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति बदलनी है भाई, नौकरी फोकरी लगा के, है कि नहीं। तो राजनीतिक स्थिति समझते हैं अपन लोग। राजनीतिक स्थिति में ये भाई कि देखो जो राजा था, राजा वो ऋग्वैदिक काल में, जो इससे पहले वाला ऋग्वैदिक काल था, उसमें नाम मात्र का राजा था। कोई पावर नहीं थी, ना तो टैक्स रख पाता ले पाता था, ना परमानेंट सेना रख पाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते राजा जो है पावरफुल हो गया। ठीक है, राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई, इसने अपने आप को पावरफुल कर लिया। सब लोग पावरफुल हो रहे थे तो राजा ने सोचा सब जब सभी पावरफुल हो रहे हैं तो मैं भी पावरफुल हो जाता हूँ। तो राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई। इसका मतलब है राजा का देवी उत्पत्ति का सिद्धांत आ गया कि राजा ही भगवान है। ठीक है, तो राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, राजा की देवी उत्पत्ति गलत लिख गया, देवी देवी उत्पत्ति। देवी उत्पत्ति का मतलब होता है कि राजा की जो उत्पत्ति हुई है वो देवताओं ने की है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत ये प्रस्तुत होने लग गया साहब। और इसके बारे में जो जानकारी दी गई है वो एक ग्रंथ में दी गई है, उसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। तो वो बात लिख लेते हैं अपन। राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ में मिला। ये बात आपको मैंने बेसिकली समझा दी कि राजा जो है वो पावरफुल हो गया, राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत होने लगा और इसकी जानकारी सबसे पहले किस में मिलती है, ऐतरेय ब्राह्मण में। जब राजा पावरफुल हुआ तो राजा ने सोचा कि राजा का बेटा ही आगे चल के राजा बनेगा, ये नहीं है कोई भी उठा के कुछ भी कर ले। पहले क्या था, सभा समिति नाम की जो सभा थी, संस्था थी ना, मैंने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में कि सभा नामक संस्था ही राजा की नियुक्ति कर देती थी। लेकिन सभा तो अब कमज़ोर हो गई, तो राजा ने सोचा कि जब सभा कमज़ोर हो रही है तो राजा पावरफुल हो रहा है, राजा पावरफुल हो रहा है, तो राजा का पद वंशानुगत हो गया, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो राजा का पद वंशानुगत हो गया, वंशानुगत हो गया। ठीक है, राजा का पद वंशानुगत होने लग गया। ओके, ये बात भी आपने समझ ली। देखो राजा का पद वंशानुगत हो गया। देखो शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप, ये थोड़ी राजा का पद वंशानुगत हो गया पूरा लिख लो, लिख लोगे तब भी कोई बुराई नहीं है, और नहीं भी लिखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ साहब राजा का पद वंशानुगत हो गया। आगे देखो, आगे और क्या क्या हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सभा नाम की संस्था थी, समिति नाम की संस्था थी, ये कमज़ोर हो गई। 3 संस्था थी, सभा, समिति और एक संस्था और थी विदत। तो विदत तो बिल्कुल ही एकदम नामो निशानी खत्म हो गया इसका। सभा और समिति बची रहीं लेकिन ये कमज़ोर हो गई। तो लिख लेते हैं अपन सभा समिति, सभा समिति, सभा समिति कमज़ोर। ठीक है, सभा समिति कमज़ोर, विदत का नामो निशान नहीं बचा, विदत का नामो निशान नहीं रहा, नामो निशान नहीं रहा। ठीक है साहब, विदत भी तो एक संस्था ही थी, तो ये भी आपने समझ लिया। और देखो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे ज़्यादा विकसित राज्य बना, सर्वाधिक विकसित जो स्टेट था वो था पांचाल। तो ये बात भी कभी कभी आ जाती है कि सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा है, तो पांचाल जो है सर्वाधिक विकसित राज्य था किसका, उत्तर वैदिक काल का। तो सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा हो जाएगा, पांचाल। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको बता दिया मैंने साथ में। और देखो क्या क्या चीज़ें हुई इसमें। देखो ऐसे ही मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक टैक्स था उसको कहते थे बलि। बलि नाम का एक कर चलता था, पिछली बार मैंने बताया भी था कि जो कल ही बताया था। देखो सारी चीज़ें याद रखते होगे तो आपको होश होगा, नहीं याद रखते होगे तो सब कुछ भी याद नहीं होगा आपको। मैंने कराई थी ये सारी चीज़ें जब अपन आर्थिक स्थिति पढ़ रहे थे। अब ऐसे अपन इतना पढ़ लेते हैं, इसी में कहीं होगा बलि, प्राथमिक द्वितीय 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 जे जे। अब इसमें कहीं ढूंढना पड़ता है, मतलब पुराने में इसमें टाइम देखो ये लिखा, कर जो है वो बलि प्रजा के द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता था। ये बात बताई थी मैंने, कर जो है बलि था, वो जनता जो है स्वेच्छा से देती थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते
अब स्वेच्छा से नहीं दिया जाएगा, अब बेटा देना पड़ेगा, नहीं तो गोली से उड़ा दिए जाओगे। ठीक है, जो टैक्स है, अगर टैक्स नहीं दोगे तो परेशान करोगे, परेशान कर दिए जाओगे, उठा लिए जाओगे। जैसा ऋग्वैदिक काल में होता था कि जनता सिर्फ अपनी इच्छा से देती थी, वो उत्तर वैदिक काल आते आते इच्छा पिच्छा नहीं, देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बलि जो है, जो एक नियमित कर बन गया, रेगुलर कर बन गया, देना ही पड़ेगा, नियमित कर बन गया। पहले ये स्वेच्छा से था, आपको लिखवा भी दिया था मैंने। और जब देना पड़ेगा तो इसकी मात्रा क्या रहेगी टैक्स की, 1/16। बाद में ये तो और धीरे धीरे कम हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इसको 1/16 दे कर दिया गया कि अगर आप 100 रुपये की इनकम करते हो तो आपका 100 रुपये का 16वां भाग यानी 100/16वां भाग टैक्स के तौर पर राजा को रेगुलर देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति भी समझ ली कि राजा की है जो शक्ति पावरफुल हो गया, इसलिए दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया गया, जो सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। राजा का पद जो है वो वंशानुगत हो गया, सभा समिति ये सब कमज़ोर हो गई, विरध का नामो निशान नहीं रहा, और सबसे ज़्यादा जो विकसित राज्य था वो बन गया पांचाल। और बलि नामक जो टैक्स था वो रेगुलर कर दिया गया और उसको 1/16 तय कर दिया गया। अब इच्छा से नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। और सब सही चल रहा है भैया, मौज चल रही है। धीरे धीरे करके मौसम जो है आपके लिए पढ़ाई का बढ़िया हो रहा है, तो आप आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। ज़िंदगी में पढ़ लिख लोगे तो कुछ आपकी भी आर्थिक स्थिति हो जाएगी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के नाम से एक वेब सीरीज आई थी, एस्पिरेंट, संदीप भैया वाली, आपने सुनी होगी। एस्पिरेंट्स वेब सीरीज आई थी जिसमें 3 दोस्त थे, संदीप भैया, अभिषेक और गुरी, ये थे ना, एस के सर, ये सब दोस्त थे ना। तो संदीप भैया बड़ा फेमस डायलॉग है, आर्थिक स्थिति सही ना मेरी, बड़ा कर्जा हो रखा है, बापू से कर्जा ले रखा है बापू ने, कि कोचिंग की फीस भरूं कि बापू का कर्जा देखूं है। आर्थिक स्थिति खराब थी ना संदीप भैया की, तो तुम्हारी भी आर्थिक स्थिति तभी सुधरेगी जब संदीप भैया की तरह तुम भी अधिकारी ही बन जाओगे। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति अच्छी करनी है भैया, नौकरी वोकरी लगा लो जल्दी से। तो आर्थिक स्थिति में अपन देखेंगे सबसे पहले कि लौह यानी लोहे की जानकारी मिलने लग गई उत्तर वैदिक आते आते। ऋग्वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य नहीं मिला था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते लौह की, यानी लोहे की, आयरन की शुरुआत हो गई। तो लौह प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, तो लौह प्रौद्योगिकी का आपको स्टार्टिंग देखने को मिल जाती है उत्तर वैदिक काल में साहब। ठीक है, तो लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत, ये भी आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत कौन से युग में मानी जाती है, उत्तर वैदिक काल में। और देखो आर्थिक स्थिति, तो धीरे धीरे आके जहाँ पहले ऋग्वेद काल में पशुपालन का बोलबाला था, अब उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह कृषि जो है वो, खेती, वो प्राइमरी पेशा हो गया। ठीक है, तो पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा हो गया, प्राथमिक पेशा हो गया, प्राथमिक पेशा बन गया। देखो ऋग्वैदिक काल में मैंने आपको समझाया भी था, कहाँ गया देखो, बार बार पीछे लौटेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं लौटता नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता है ना, बार बार टाइम जाएगा। तो ऋग्वेद जो काल था उसमें आर्थिक स्थिति में प्राथमिक पेशा पशुपालन था, द्वितीयक पेशा कृषि था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते, ये कहाँ गया उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति में पशुपालन बन गया कृषि, वो पशुपालन बन गया सेकेंडरी और कृषि बन गया प्राइमरी, चेंज हो गई चीज़ें। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही कृषि के बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी हुई हैं। इसमें बताया गया कि कृषि के जो 4 प्रक्रियाएं होती हैं, कृषि की 4 प्रक्रियाएं, चारों प्रक्रियाओं का वर्णन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। तो कृषि की 4 प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है, और वो 4 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं सभी जानते हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं है ऐसा तो। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि कृषि की 4 प्रक्रियाओं का वर्णन किस में है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। और 4 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं साहब, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जुताई होती है, गलत लिख गया, जुताई, फिर उसके बाद होती है बुआई, पहले जुताई बुआई, फिर होती है कटाई, और फिर अंत में होती है मड़ाई। ठीक है, ये मड़ाई गलत लिख गया यार,
कभी कभी जल्दी फ्लो फ्लो में गलत लिख जाता है, मड़ाई। तो चारों प्रक्रियाओं का, खेती की चारों प्रक्रियाओं का वर्णन कौन से ग्रंथ में है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। और प्रक्रिया कौन सी है? जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। और देखो देखो मैंने आपको बताया अभी कि लोहे की जानकारी मिल गई थी, लोहे के बारे में जानकारी मिलने लगी थी। तो यजुर्वेद में, किसमें? यजुर्वेद में लोहे के लिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यजुर्वेद में लोहे को श्याम अयस कहा गया है। श्याम अयस, क्या कहा गया है? श्याम अयस। और साथ में एक शब्द और मिलता है, कृष्ण अयस। कृष्ण अयस। ठीक है, तो यजुर्वेद में लोहे को क्या कहा गया है? श्याम अयस और कृष्ण अयस कहा गया है। कृष्ण अयस कहा गया। ऐसे कभी कभी आ जाता है कि श्याम अयस क्या चीज़ थी? तो लोहा था। कृष्ण अयस क्या चीज़ है? तो लोहा था। ठीक है साहब, ये भी आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। इसी इसी उत्तर वैदिक काल में चारों प्रकार के बर्तन मिले हैं। जो बर्तन होते हैं ना, बर्तन, जिन बर्तनों में अपन लोग खाना पीना खाते हैं, उसको पहले मृदभांड कहा जाता था। मृदभांड। ठीक है, मृदभांड और बर्तन एक ही बात है। तो जो बर्तन होते थे वो कई तरह के होते थे, और उत्तर वैदिक काल में आते आते चार प्रकार के मृदभांड मिले हैं। इससे पहले चार प्रकार के मृदभांड कभी नहीं मिले थे। ठीक है, तो ये बात अपन लिख लेते हैं अच्छे से कि चारों प्रकार के मृदभांड मृदभांड का मतलब हो गया बर्तन। ठीक है, तो चारों प्रकार के मृदभांड मिले, और ये चारों प्रकार के मृदभांड कौन कौन से हैं वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ साहब एक बार, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगी। मृदभांड का मतलब होता है बर्तन, यानी एक जो पहला बर्तन था, पहला मृदभांड था, उसको कहते हैं काला व लाल रंग। मतलब बर्तन का जो रंग होता है ना, बस उसी प्रकार के बर्तन होते हैं साहब। कौन कौन से कलर के बर्तन हैं? तो काला लाल मिश्रित मृदभांड। मिश्रित मतलब मिक्सचर कलर का है, ये कलरफुल है साहब। तो काला लाल मिश्रित मृद भांड। ठीक साहब, भांड मतलब बर्तन। ओके, दूसरा था वो था काला मृद भांड, यानी ये मिक्सचर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ काले ही कलर का है, काला मृद भांड। अगला था वो था चित्रित, मतलब वो सॉरी, ये देखो, ये पहला वाला था काले और लाल का मिक्सचर, दूसरे में खाली काला है, तीसरे में खाली लाल है, लाल मृदभांड। ठीक है, और जो चौथा है आखिरी, वो है चित्रित, यानी पेंटिंग। उसमें पेंटिंग्स बनी हुई हैं, कई तरह के मतलब चित्र बने हुए हैं उस बर्तन पे, इसलिए उसको कहते हैं चित्रित मृद भांड। तो चारों प्रकार के जो मृदभांड है यानी बर्तन है, उनके बारे में वो कहाँ मिले हैं? सबसे पहले कौन से युग में मिले हैं? वो मिले हैं उत्तर वैदिक युग में। यानी चारों प्रकार के मृदभांड मिल गए आपके, काला लाल मिक्सचर, खाली काला, खाली लाल और पेंटिंग वाला। ठीक है साहब, आगे समझते हैं अपन लोग। और अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ। ऋग्वैदिक काल में मैंने आपको बताया था कि गाय जो थी, गाय के आधार पर वस्तु विनिमय चलता था। वस्तु विनिमय ने समझाई थी कि आप हमारी गाय ले लो और बदले में हमें आप चीज़ें दे दो। जैसे आज कल पैसा चलता है ना, कि पैसे आप हमसे ले लो, बदले में ये एसी दे दो हमें, पैसे हम खर्च करने को तैयार हैं। इसी को कहते हैं गाय के आधार पर जो चीज़ें होती थी, यानी वस्तु हमसे ले लो और बदले में सामान ले लो, उसको कहते थे वस्तु विनिमय। अब जो उत्तर वैदिक काल आ गया, उसमें नॉर्मली वस्तु विनिमय भी देखने को मिलता है, कई जगह वस्तु विनिमय भी चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे आते आते मुद्रा भी देखने को मिलती है, पैसे भी देखने को मिलते हैं कि आप हमसे मुद्रा ले लो और बदले में सामान दे दो, यानी मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया। ठीक है, मुद्रा का भी प्रचलन शुरू हो गया। और एक मुद्रा थी पढ़। ठीक है, एक मुद्रा थी निष्क। ये दो मुद्राएं खूब फेमस रही हैं। तो निष्क भी फेमस थी और पढ़ भी फेमस थी, पढ़ थोड़ी ज़्यादा फेमस थी। ठीक है, तो ये पूरी कथा पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद लिखाता हूँ कि ताकि आप पहले समझ लो और फिर लिख लो साहब। ओके, अब देखो आगे लिखते जाओ। लिखो साहब, जो अभी समझाया वही लिखो कि मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया। ठीक है, मुद्रा का प्रचलन शुरू, हालांकि
वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय भी प्रचलित, वस्तु विनिमय भी प्रचलित। ठीक है, ये बात भी आपने, इसको मतलब ये हुआ कि हाँ मुद्रा का प्रचलन तो शुरू हो गया था लेकिन वस्तु विनिमय भी प्रचलित था। ठीक है साहब। और मैंने आपको क्या बताया, व्यापार के लिए जो मुद्रा थी वो कौन सी थी, तो कॉमा करके देखो, जो पड़ था, पड़, पड़, इसके द्वारा व्यापार संचालित होता था। पड़ एक सिक्का टाइप का हो गया, मुद्रा टाइप की हो गई। तो पड़ के द्वारा, पड़ जो है, पड़ के द्वारा, पड़ के द्वारा व्यापार का संचालन होता था, व्यापार का संचालन। क्लियर है, पड़ के द्वारा व्यापार का संचालन होता था। अब एक वर्ड मैंने अभी आपको बताया था, निष्क। ये वर्ड आप पहले पढ़ चुके होंगे ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में निष्क का मतलब होता था गोल्ड, सोना, स्वर्ण आभूषण। तो ये निष्क देखो मैंने आपको बताया भी था, शायद आपको याद ना हो, क्योंकि रिवीजन करते होगे तो याद होगा, नहीं ससुर तो मौज मार रहे हो अगर, तो फिर तो धुआं ही धुआं मच रहा होगा, कुछ याद ही जाता नहीं है। तो भैया देख लिया करो, देखो जे गया। निष्क क्या है, स्वर्ण आभूषण है। ऋग्वैदिक काल में निष्क का मतलब था स्वर्ण आभूषण। लेकिन अब जो है उत्तर वैदिक काल आते आते निष्क क्या हो गया, तो निष्क के दो मतलब निकाले जाने लगे उत्तर वैदिक काल आते आते। एक तो निष्क हो गया साहब मुद्रा, ठीक है, और एक निष्क हो गया भूमि मापन की इकाई। जो माप होते हैं ना, मापते हैं ना, तो माप की इकाई। तो ये निष्क के अब दो मतलब हो गए, एक मतलब हो गया मुद्रा और एक मतलब हो गया माप की इकाई। ठीक है साहब। तो ये माप की इकाई बन गई और मुद्रा बन गई, जबकि पहले ये गोल्ड था, स्वर्ण आभूषण था। और कौन कौन सी माप की इकाइयाँ बन गई नई नई, तो वो भी लिखवा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। कभी कभी ऐसा आ जाता है ना कि उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ें क्या थीं। तो एक तो निष्क हो ही गया साहब माप की इकाई, एक तो निष्क हो ही गया, और क्या थी, एक थी शतमान, शतमान। एक हो गया निष्क, एक हो गया शतमान, एक हो गया पाद। साहब पाद दिया आराम से, पाद देते हो, चलते फिरते पाद देते हो कि नहीं पाद देते, पुई पुई कर देते होगे, टोए टोए टोए। लड़के पाद हैं तो पड़ 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 पड़, और लड़कियाँ पाद हैं तो पुई 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 पुई। अंतर है कि नहीं बताओ, लड़कियों की पादनी आवाज़ आती ही नहीं है ससुर। लड़का पाद है तो एकदम ऐसा लगता है भूकंप आ गया हो जैसे, कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता साहब, बिल्कुल होता है। हाँ, लड़कियों की जो खुरापाते हैं ना, वो लोगों को दिखाई नहीं देती हैं, करती तो हैं ही लेकिन दिखाई नहीं देती। लड़कों की खुरापातें साला दिखती हैं लोगों को, बस यही है? अलग ही जो है भेदभाव हो रहा है। प्रकृति ने भी ऐसे ही बनाया है, पाद दो लड़का तो पूरे ब्रह्मांड में भूकंप आ जाएगा, लड़की अब पाद दी पता नहीं चलेगा। फिर पूछती है किन्ने पादा, आधा पादा किन्ने पादा, कि नहीं। तो ये पाद क्या हो गया, भूमि की मापन की एक इकाई, पाद। और कौन कौन से हैं, तो एक है कृष्णल, क्या नाम है, कृष्णल। एक हो गया कृष्णल, एक हो गया रत्तिका, और एक गूंजा, रत्तिका और गूंजा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में शतमान, पाद और कृष्णल क्या थे, तो माप की इकाई थी। इसलिए सारे लिखवा देता हूँ मैं, ताकि जब आप नोट्स रिवाइज करें तो एक बार नज़र के सामने से गुजरेगा तो समझ जाओगे कि हाँ साहब माप की इकाई थी, ऑप्शन से कर ले जाओगे। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रत्तिका और गूंजा क्या हो गए, ये हो गए आपके पाद, उसकी माप की इकाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। और देखो, कपास के बारे में मैंने आपको बताया था कि कपास का वर्णन ऋग्वेद में नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में भी कपास का वर्णन नहीं था, कपास का वर्णन नहीं मिला है अभी भी, कपास का वर्णन नहीं मिला है उत्तर वैदिक काल में भी। ये भी आपने समझ लिया साहब। इस तरीके से अपने ये आपने समझ लिया पूरा आर्थिक स्थिति के बारे में भी। ठीक, तो अब अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या आज अपन ने समझा। यहाँ से शुरू किया था, उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो बाद के 3 वेद हैं उससे आपको उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। सामाजिक स्थिति देखी थी कि साहब वर्ण आश्रम जो व्यवस्था थी वो उसमें कठोरता आ गई, और वर्ण जो है अब कर्म पर आधारित ना होकर जाति या जन्म पर आधारित हो गया। व्यवसाय जो है वो जन्म पर आधारित होने लगे, तो जिसका जो व्यवसाय है वही करेगा, उनका बेटा वही बनेगा, मोची का बेटा मोची बनेगा, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनेगा। तो वही सब चीज़ें जेनेटिकली होने लगी। द्विज का मतलब है
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसमें शूद्र शामिल नहीं थे। उपनयन संस्कार भी किनका किया जाएगा? इन द्विज का, यानी शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं किया जाएगा। टैक्स लेकिन सिर्फ और सिर्फ वैश्य लोग देंगे, बाकी लोग मौज मारेंगे आराम से। यज्ञों का महत्व बढ़ गया, इसलिए ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हो गई साहब। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है कि 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन, और जो विद्वान महिलाएं हैं, गार्गी, गंधर्व, मैत्रेयी, वेदवती और ग्रहीता महिलाओं के बारे में। स्त्रियों की पोजीशन में गिरावट आ गई, पैतृक संपत्ति से भी उड़ा दिया इन्हें, और सभा में भी इनके प्रवेश को खत्म कर दिया। याज्ञवल्क्य की स्मृति, इसी स्मृति में लिखा है कि महिलाओं की संपत्ति का अधिकार कैसे क्या होगा, सब कुछ लिखा है याज्ञवल्क्य की स्मृति में। 2 टीकाएं भी लिखी हैं इसी याज्ञवल्क्य की स्मृति पर, एक का नाम है मिताक्षरा और एक का नाम है दायभाग। मिताक्षरा के राइटर विज्ञानेश्वर, दायभाग के राइटर जिमूतवाहन। विज्ञानेश्वर ने अपनी मिताक्षरा में लिखा है कि जैसे ही बेटा जन्मेगा वैसे ही बाप की संपत्ति हथिया लेगा कि नहीं, और यही सरकार ने भी माना है। जबकि जिमूतवाहन के दायभाग में लिखा है कि जब तक बेटा तब तक नहीं लेगा जब तक कि बाप की मौत ना हो जाए। ठीक है। राजनीतिक स्थिति क्या हो गई? तो राजा पावरफुल हो गया, इसीलिए राजा ने ऐत्रेय ब्राह्मण में लिख दिया साहब कि हम जो है भगवान यानी देवों से उत्पन्न हो रहे हैं, तो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में आ गया और राजा की शक्ति पावरफुल होती चली गई। राजा ने अपनी पोस्ट भी जो है जेनेटिक वाली कर ली कि राजा का बेटा साहब राजा बनेगा, राजा वाली फीलिंग आएगी। सभा और समिति की घंटे बज गए, कमज़ोर हो गई है, और विदत तो एकदम मिस्टर इंडिया बन गया गायब से ही हो गया। सबसे ज़्यादा जो विकसित राज्य था उत्तर वैदिक काल में वो था पांचाल। टैक्स तो बेटा देना पड़ेगा, नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे, उड़ा दिए जाओगे। 1/16 टैक्स देना ही पड़ेगा। लोहे की जानकारी होने लग गई है, और पशुपालन की अब ऐसी तैसी बनने लगी, और कृषि बन गया प्राथमिक। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में लिख दिया कि कृषि की 4 प्रक्रियाएं होती हैं: जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई। जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई। यजुर्वेद में लोहे के लिए लिखा गया है श्यामयस और कृष्णयस। तो श्यामयस और कृष्णयस क्या हो गया? लोहे को कहते हैं, और किस में लिखा है? यजुर्वेद में। 4 प्रकार के मृदभांड मिल गए साहब: काला लाल, काला लाल और चित्रित। ठीक है। मुद्रा का प्रचलन धीरे धीरे शुरू हो गया, और वस्तु विनिमय भी प्रचलन में रही। पड़ के द्वारा, पड़ नामक जो सिक्का था उसके द्वारा व्यापार कर लेते थे, और निष्क भी एक अपने आप में मुद्रा थी और माप की इकाई भी थी। यहाँ लेकिन मैं आपको एक नोट जरूर लिखवाऊंगा मैं आपको कि सिक्के शुरू तो हो गए, लेकिन सिक्कों का नियमित प्रचलन नहीं था, रेगुलर नहीं थे ये, तभी तो वस्तु विनिमय चल रही थी। और रेगुलर चलते तो फिर वस्तु विनिमय क्यों चलती? तो सिक्कों का नियमित प्रचलन नहीं था, नियमित प्रचलन नहीं था। ठीक है। आगे निष्क क्या है? तो ये पहले गोल्ड था, स्वर्ण आभूषण था, लेकिन अब मुद्रा हो गया और माप की इकाई हो गई। माप की एक्स्ट्रा इकाई कौन है? निष्क तो है ही, साथ में शतमान, पादिया, कृष्णल, रत्तिका। रात में पादते ही नहीं होते, पादा किसने? कृष्ण ने कब पादा? रात में। ऐसा पादा कि पूरा पूरा ब्रह्मांड गूंज गया साहब ये अच्छा था पादा किसने? कृष्ण ने रात में पादा, और सब ऐसा पादा कि सब जगह गूंजी मच गई उसकी कि नहीं कपास का वर्णन नहीं मिलता है किसमें? उत्तर वैदिक काल में भी। ठीक है साहब, इतने ही रखते हैं अपन, 50 मिनट के आसपास हो गए। हंसते रहिए, फिर से नई मुलाकात होगी नई क्लास के साथ। शुक्रिया।